हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग परसेंटेज पढ़ते हुए? वेरी गुड पवन, वेरी गुड। मैं एकदम लाइव हूं और पढ़ने के लिए तैयार हैं हम लोग। ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की इनकम सी की इनकम से 137.5% ज्यादा है। यदि ए की इनकम बी की इनकम से 28,500 रुपए कम है तो आपसे पूछा है सी की इनकम कितनी है। जवाब दीजिए। व्हाट इज द इनकम ऑफ सी? चलिए सवाल करेंगे। ये सवाल परसेंटेज में बस ए बी सी के बीच रेशियो बनाना है और कुछ भी नहीं मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, तीन बंदे हैं, ए बी और सी। सवाल में साफ साफ ये बोला गया कि ए की इनकम बी की इनकम से 30% कम है। ठीक है भाई। और बी की इनकम सी की इनकम से 137.5% ज्यादा है। तो ये 137.5% का क्या मतलब है? अब इसका मतलब देखिए, 100% प्लस 37.5%। 100% का मतलब एक और 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। 3/8 बात समझ में आई मेरे दोस्तों? है भाई। भाई 12.5% 1/8 होता है, 37.5% 3/8 होता है। तो 137 सही 137.5% का मतलब हो गया 11/8। सवाल में बोला गया कि बी की इनकम सी की इनकम से 137.5% ज्यादा है या फिर 11/8 ज्यादा है। यानी कि मतलब अगर सी की इनकम अगर 8 है भी दोस्तों, तो बी की इनकम 11 है। आप बोलोगे जी सर ये बात हमको समझ में आई, ये रेशियो आ गया। ये बी और सी की इनकम के बीच रेशियो आ गया मेरे प्यारे बच्चे। अब ए की इनकम बी से 30% कम है। 30% की फ्रैक्शन लो कितनी होती है? 3/10। अगर आप 11 का 30% निकालेंगे तो डेसिमल में चला जाएगा। तो आप कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे देखिए, डेसिमल में ना जाए, रेशियो को आप किसी से भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप उसमें एक जीरो बढ़ा लीजिए। अभी 11/8 बोलो चाहे 110/80 बोलो, बात तो एक ही है। भाई बात तो एक ही है ना मेरे प्यारे भाई। चाहे 11/8 बोलो चाहे 110/80 बोलो। मैंने जीरो क्यों बढ़ाई? आसान रहेगा डेसिमल निकालना। ए की इनकम बी से 30% कम है। अगर बी की इनकम 110 है तो ए की 30% कम है। ए की इनकम जो है बी से 110 का 30% 33 कम है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर ये आ जाएगा 33। अगर आप ए की इनकम लिखना चाहोगे तो ए की इनकम आ जाएगी 77। लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। सवाल में पूछा ए की इनकम बी की इनकम से 28,500 कम है। सवाल के जो अकॉर्डिंग ए की इनकम बी की इनकम से कितना कम है? 28,500। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए की इनकम बी से कितना कम है? 110 का 30%। 110 का 30% 33 होता है, 33। सॉरी मोर बोला है, सॉरी गड़बड़ हो गई यहां पे मेरे दोस्तों। ये इतनी ब्लंडर मिस्टेक कैसे करते हैं यार। साल में ये बोला कि बी की इनकम सी की इनकम से 137.5% अधिक बोला है। 11/8 एक्स्ट्रा करना है। यानी कि अगर सी की इनकम 8 है ना, तो बी की इनकम 11 एक्स्ट्रा है दोस्तों, 19 आएगा। सॉरी माई मिस्टेक हो जाएगा 19। ये मेरे दोस्तों रेशियो है इनकम का। एक डेसिमल बढ़ा लेंगे मेरे, एक जीरो बढ़ा लेंगे जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान है। रेशियो ये आ जाएगा बी और सी की इनकम का। मोर है, मोर बोला है। ठीक है भाई। सवाल के अकॉर्डिंग ए की इनकम बी की इनकम से 30% कम है। बी की इनकम 190 है। 190 का 30% 57 होता है, 57 कम करेंगे तो ए की जो इनकम होगी वो 190 माइनस 57 हो जाएगी। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल में साफ साफ बोला गया है कि ए की इनकम बी से 28,500 कम है। ए की इनकम कितना कम है? बी से 28,500। ए की इनकम बी से कितना कम है? 57 यूनिट। सवाल में 57 यूनिट की वैल्यू प्यारे बच्चों 28,500 रुपए दी है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए मेरे दोस्तों, ठीक है ना? तो बताओ कितने गुना हो रहा है? तो आपका जवाब होगा सर पूरा का पूरा 500 गुना। एक यूनिट की वैल्यू 500 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी आ गई? 500। आपसे पूछा है सी की इनकम। सी की इनकम प्यारे बच्चे 80 यूनिट है। तो 80 यूनिट का भी 500 गुना करना होगा। 80 का 500 गुना करेंगे 40,000 रुपए। तो सी की इनकम मेरे प्यारे भाई
40,000 रुपीज आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। ये एक प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, 50,000 नहीं 40,000 उत्तर आएगा। ठीक, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 53। ये प्री के सवालों का एक मिनिमम लेवल बन चुका है मेरे दोस्तों, इतने कैलकुलेटिव सवाल अब दिए जाते हैं। ये बताओ सभी लोग करेंगे। ए की इनकम बी की इनकम से 45% ज्यादा है। सी की इनकम ए और बी के सम के सी की जो इनकम है वो ए और बी के सम से 60% कम है। डी की जो इनकम है वो सी की इनकम से 20% एक्स्ट्रा है। यदि बी और डी की इनकम के बीच का डिफरेंस 13,200 रुपए का है, तो आपसे पूछा है सी की इनकम क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल। देखिए यहां पे 4 बंदे हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी जैसे आपको पसंद आए वैसे कर लीजिएगा। ए की इनकम बी की इनकम से 45% ज्यादा है। भाई 45%। और फिर मेरे दोस्तों सी की जो इनकम है वो ए और बी के सम का, मेरे दोस्तों सी की जो इनकम है ए और बी के सम से 60% कम है। डी की इनकम सी की इनकम से 20% एक्स्ट्रा है। तो यहां सब कुछ 5 के मल्टीपल में है, सब सारी परसेंटेज 5% के मल्टीपल में है। 5% 1/20 होता है, तो हम 5 का मल्टीपल रहने देंगे। ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 45% ज्यादा है। क्या मतलब है इस बात का? ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है। अगर बी की इनकम 100 रुपए है तो ए की जो इनकम है वो 145 है। ये इस बात का मतलब हुआ। क्लियर? मुझे लगता है बात आप लोगों को समझ में आ गई है। सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के सम से 60% कम है। धीरज, आप पिछले लेक्चर, पुराने लेक्चर देखते रहिए, आगे मत बढ़िए मेरे दोस्तों। भैया थ्योरी में मैंने आपको सब बता दिया कि कोई चीज किससे परसेंट ज्यादा है या कम है तो वो कैसे करते हैं। जिंदगी में थ्योरी नहीं पढ़नी होती है, सवाल भी करने होते हैं। थ्योरी समझने लायक की बुद्धि है तो फिर सवाल क्यों कर रहे हो? थ्योरी पढ़ते रहो, इतने दिन थ्योरी पढ़ाई है मैंने। ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है, मैंने बताया नहीं तुम्हें सड़ी बुद्धि की अगर बी की इनकम 100 है तो ए की 145 हो जाएगी। हैं? फिर आगे क्या बोला है कि सी की इनकम ए और बी के इनकम के सम से 60% कम है। सी की इनकम ए और बी के इनकम के सम से 60% कम है। सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम का सम, ए की इनकम और बी की इनकम का सम कितना हो रहा है? 245। 145 और 100 245। तो सी की जो इनकम है वो 245 से 60% कम है। अगर आप 60% कम करोगे किसी भी संख्या को तो 245 का 40% हो जाएगी कि नहीं सी की इनकम। अगर सी की इनकम ए और बी के इनकम के सम से 60% कम है, इसका मतलब सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के सम का 40% है। किसी भी संख्या को अगर आप 60% कम करेंगे तो 40% हो जाएगी। 245 का 40% कितना हो रहा है? 40% मतलब होता है 0.4। 0.4 से गुणा करनी है। 96 और 5 का 0.4 दो 98, तो 98 आ गई। या फिर 40% को 2/5 लिख के गुणा कर दो, 98 आ गया। सी की इनकम 98। अब डी की जो इनकम है वो सी की इनकम से 20% ज्यादा है। डी की जो इनकम है वो सी की इनकम से 20% ज्यादा है। तो क्या हो जाएगी डी की इनकम? सी की इनकम 98 है, डी की इनकम सी से 20% ज्यादा है, तो 98 का 1.2 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा। भाई अगर 100 की 1.2 में गुणा करते 120 हो जाता, या 2 रुपए कम है तो 2 की 1.2 में गुणा करेंगे माइनस का 2.4। कितना आएगा? जवाब दीजिए जल्दी से, कितना आएगा? तो आपका जवाब आ जाएगा सर जी ये 117.6। ये डी की इनकम आ जाएगी। ठीक है भाई। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सी की इनकम जो है वो डी की इनकम सी से 20% ज्यादा है। सी की इनकम 98, 98 को 20% ज्यादा करना है। भाई 98 का 10% कितना होता है? 9.8।
98 का 10% 9.8 होता है, तो 20% कितना होगा? दुगना। 9.8 का दुगना 19.6, ये ऐड कर दीजिए। 98 में 20% ऐड करेंगे, आगे 117.6। तो चारों की इनकम का रेशियो आ गया। सवाल में बोला है बी और डी का डिफरेंस 13,200, तो यहां बी और डी की इनकम का डिफरेंस बन कितना रहा है? तो आपका जवाब होगा सर बी की 100 है, डी की 117.6, तो डिफरेंस आया बी और डी की इनकम का 17.6। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? जो है ये 13,200 दे रखी है, और 13,200। आप बोलोगे जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो डेसिमल हटाएंगे तो यहां पे एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, 11 से जाएगा मेरे दोस्तों, 11 से 16 बार जाएगा अभी, और 11 से 12,000 बार चला जाएगा। ठीक है भाई, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 12,000/16। क्या आपको बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों? बस किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? यार हाँ है ना, कुछ तो आप बताया करो मेरे दोस्तों, काहे नहीं बताते हो, है ना। 16 सत्ते 112, 8 16 पंजे 80, एक की वैल्यू 750 आ गई, 750। तो एक यूनिट की वैल्यू 750 आ गई। आपसे पूछा है सी की इनकम। सी की इनकम यानी कि 98 यूनिट की वैल्यू पूछी, 98 98 यूनिट की वैल्यू। तो 98, एक की वैल्यू 750 रुपए आई है, तो 98 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 98 गुणा 750 रुपए। आप 98 में देखिए 7 दिखाई देता, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, सी की इनकम 98, 7 का मल्टीपल आई है। आप ये सब प्रोसेस ना करके डायरेक्ट ये कर लेते कि सी की मल्टीपल, सी की जो है वो 7 का मल्टीपल होगी, वो बताऊंगा। अब इसकी इसमें गुणा भी करनी, में एग्जैक्ट आंसर बता रहा हूं कैसे होगा। 750 की 98 को ऐसे लिखो, 98 को लिखो 100 - 2। अगर 750 की 100 में गुणा करते तो 75,000 होता अभी, और 750 की 2 में गुणा करेंगे 1500। ये सब दिमाग में करना है। तो 75,000 रुपए से 1500 रुपए कम आएगा, तो एक ही ऑप्शन है बी, 73,500 रुपए। ऐसे नहीं कि आप गुणा करने बैठ जाओ पूरी कोने में, जल्दी करना है चीजों को। ठीक है भाई। अब दोस्तों ये सवाल प्रॉपर आपने मेथड से किया, आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप सीधा सीधा इस सवाल को ऑप्शन से देख सकते थे भाई, कि आप केवल इतना ही लिखते मेरे दोस्तों, आगे भी करने की आवश्यकता नहीं थी। ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है। अगर बी की इनकम 100 है तो ए की 145 है। सी की इनकम ए और बी के सम से 60% कम है, तो सी की आ जाएगी 98। 98 में प्राइम नंबर 7 छुपा होता है। 98 किसका मल्टीपल है? 7 का। 7 7 एक प्राइम नंबर है, किसी भी संख्या की 7 में गुणा करोगे वो 7 का मल्टीपल रहेगा ही रहेगा। तो आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए था। क्या ये ऑप्शन 7 से कटता है? नहीं। क्या ये 7 से कटता है? नहीं। क्या ये 7 से कटता है? नहीं। एक ही ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है, करेक्ट हो जाएगा। तो वो मैंने आपको बताया सॉल्व करने का। ठीक है भाई, यहां जो पेपर में आप करेंगे वो ये तरीका है। आपको आना दोनों चाहिए। विकल्प अगर डाटा आसान है तो 100 मान के कर लो, डाटा की परसेंटेज टिपिकल है तो फ्रैक्शन में कर लो। ये बात मैं आपको कितनी बार बताऊं, है पूरी जिंदगी निकल जाएगी पर तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली ये बात, है ना। आप लोग अनाज ही खा रहे हो ना। आप 2 दिन पुराना लेक्चर दोबारा से देखिए, जहां मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया है। जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या उन सभी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ में आ गया है? भाई कैसे बच्चे पल्ले पड़ गए पता नहीं, समझ नहीं आता। ए बी सी डिवाइड ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट देम सेल्फ। ए बी और सी पैसा बांटते हैं तीनों लोग आपस में। द एवरेज ऑफ अमाउंट विद देम इज 4520। उनके पास जो पैसा है उसका एवरेज 4520 है। शेयर ऑफ ए इज 10:2/3% मोर देन शेयर ऑफ बी। ए का जो शेयर है वो बी से 10:2/3% ज्यादा है, एंड 33:1/3% लेस देन शेयर ऑफ सी है भाई।
और मेरे दोस्तों सवाल में इधर रखा है कि ए का जो शेयर है वो सी से 33 सही 1/3% कम है। तो आपसे पूछा बी का शेयर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए। डिटेल में बताऊंगा फिर शॉर्ट में बताऊंगा, ध्यान से। सबसे पहले आपके सामने 3 अलग अलग बंदे दे रखे हैं। पहली लाइन को ढंग से पढ़ो अपने पूरी एनर्जी लगा के कि ए का शेयर जो है वो बी के शेयर से 10 सही 2/3% ज्यादा है। इस बात का क्या मतलब है, ये मैंने आपको समझाया। ए का शेयर बी से 10 सही 2/3% ज्यादा है। तो 10 सही 2/3% की पहले मुझे फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 10 सही 2/3 कितना होता है, कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज तो है नहीं। 10 तिया 30 और 2 32/3%। 32/3% आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यही होता है। 32/3% का मतलब परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 32/300। अभी 4 से जाएगा ये 8/75। तो 10 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू है 8/75। 32/3% है, 4% 1/25 होता है, ये 8/3 गुना है तो 8/75 हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे कर सकते हैं। ए का शेयर बी से 10 सही 2/3% ज्यादा है, इसका मतलब बटे में आता है बेस। अगर बी का शेयर 75 है तो ए का शेयर 8 ज्यादा है। अगर बी का शेयर 75 है तो ए का शेयर 75 से 8 ज्यादा 83 है, 83। ये रेशियो होगा ए और बी का। भाई प्लीज 10 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/75 होती है। 75 का 10 सही 2/3% निकालोगे तो 8 आता है, ये मैंने डिटेल में बताया है। तो अगर बी की इनकम 75 है तो ए की 8 ज्यादा हो जाएगी, 83। क्या कोई बच्चा इस क्लास में ऐसा पढ़ रहा है जिसको ये बात ना पता हो या ना समझ आई हो? अब भी कोई राक्षस इस क्लास में ऐसा बता है जिसको ये बात ना समझ में आई हो? है? इसके आगे क्या बोला है? इसके आगे ए का शेयर बी से 10 सही 2/3% ज्यादा है एंड 33:1/3% लेस देन शेयर ऑफ सी। ए का जो शेयर है वो सी से 33 सही 1/3% कम है। 33 सही 1/3% एक स्टैंडर्ड परसेंटेज है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होते, कई बार बता चुका हूं। ए का शेयर सी से 33 सही 1/3% कम है, यानी कि अगर सी से सी का शेयर अगर 3 है तो ए का शेयर 2 है। मेरे दोस्तों रेशियो आ गया ए और सी के शेयर का 2:3। तो आपको यहां पर रेशियो पे कंबाइंड करना है। क्लियर है ना? दो अलग अलग रेशियो, आपको ए रेशियो बी दिया है 83:75, आपको ए रेशियो सी दिया है 2:3। दोनों रेशियो में ए कॉमन है तो ए को सेम बना लिए। यहां ए 83 है या 2 है, तो 83 और 2 को सेम बनाने के लिए यहां 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, भगवान मुझे शक्ति दो। ये 186 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, है ना? 186, अभी 186 रेशियो 150। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 2:3 है मेरे प्यारे भाई। इसको भी सेम करने के लिए 83 से गुणा करनी होगी। 83 दूनी 186 हो जाएगा, सॉरी 83 दूनी 166, 186। यहां सेम करने के लिए 83 से गुणा करनी होगी। 83 टू जा 166 हो जाएगा, या 83 तिया आ जाएगा। सी कितना हो जाएगा? 83 इंटू 3 यानी कि 249। ये ए बी सी का रेशियो आ गया 249। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? ए और बी का ये है और ए और दोनों रेशियो को कंबाइंड कर रहा। क्लियर है? ये सवाल सीएचएसएल के पेपर का पूछा हुआ है, ये मिनिमम लेवल है। अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे तो आपको मिनिमम यही लेवल पढ़ना है।
ठीक है ना, इससे नीचे जब पेपर में आता ही नहीं है तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ऐसे तैसे में घुस जाओ तुम, ठीक है ना। सवाल में अब क्या पूछा है, सवाल में आपसे बी का शेयर पूछा है, बी का, ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, बी का तीनों के पास जो पैसा उसका एवरेज 4520 है, तीनों के पास जो एवरेज अमाउंट है 4520 है। एवरेज क्या होता है, तीन संख्याओं का, तीन बंदे एबीसी, उनके पास जो एवरेज है, अमाउंट का जो एवरेज है उनके पास वो 4520 है, ठीक है भाई। 4520 क्या होता है, एवरेज। तीन संख्याओं का एवरेज निकालते हैं, उनको जोड़ के आधा कर दीजिए, आधा। अगर आपको एवरेज दे रखा है तीन संख्याओं का 4520, तो उनका सम कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 4520 का 3 गुना। इन तीनों के पास, एबीसी के पास टोटल मिला के इतना पैसा है। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, 4520 गुणा 3, बोलो टोटल ये आ जाएगा, एवरेज को 3 से गुणा कर देंगे टोटल आ जाएगा, ठीक। अब मेरे प्यारे भाई ए की वैल्यू 166 है, बी की 150 है, सी की 249 है, तो टोटल कितना हो रहा है रेशियो के अकॉर्डिंग, तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे यहां पे, क्लियर है मेरे दोस्तों। तो 100, ये 9 6 15 का 5 हासिल 1, 4 1 7 5 12, 4 16 का 6 हासिल 1, 1 1 2 1 3 2 5, 565। आप बोलोगे जी सर सवाल में 565 यूनिट की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है भाई, 565 यूनिट की वैल्यू ये दे रखी है, क्लियर, तीनों को जोड़ने पर। अब बताओ ये कितने गुना है, तो सीधा सीधा आपको देखिए रिलेट करना सीखना होगा। 500 है, ये 4500 है, 500 से 4500 जाने के लिए लगभग 8 गुना करना होता है, लगभग 8 गुना। ध्यान सुनिएगा, 565 है ना, 500 का 8 गुना 4000 हो जाएगा, 60 का 8 गुना 480 हो जाएगा, और 5 का 8 गुना 40 हो जाएगा। 4000, 480 और 40 जोड़ेंगे 4520 आएगा, पूरा पूरा 8 बार कट रहा है, तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू 24 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी आएगी, 24। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एक की वैल्यू 24 आ गई। आपसे पूछा बी का हिस्सा, बी का कितना हिस्सा है, बी का हिस्सा है 150 यूनिट, तो बी का हिस्सा 150 यूनिट है, 150 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे कितना आ जाएगा, 150 गुणा 24 रुपए। क्लियर है मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 150 गुणा 24, 3600। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट उत्तर है। 83 का दुगुना हिमांशु 176 होता है। बी का हिस्सा पूछा है, बी का सरफराज तीन संख्याओं का, एबीसी के पास कुछ पैसा है, उन तीनों का जो एवरेज है वो 4520 रुपए, तीनों के पास एवरेज मिला के, ठीक है ना। तो तीनों के पास सम टोटल पैसा कितना होगा, 4520 का 3 गुना। मुझे बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब ये दोस्तों सवाल हुआ, ये कुछ भी नहीं है, परसेंटेज मोर और लेस पे सवाल है, परसेंटेज की जो परिभाषा उस पे, ये डिटेल में पेपर में आएगा तो इतना करने लगेंगे तो आपकी नौकरी खत्म, ऐसे नहीं करना होता पेपर में। पेपर में सवाल आया मेरे दोस्तों, यहां से ए बी सी तीन बंदे, आपसे जो पूछा है सबसे पहले उसको देखा करो, बी की इनकम बतानी, बी की इनकम, ठीक है। ए का हिस्सा बी से 10 सही 2/3% ज्यादा है, 10 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हुई, निकली 8/75। ए का हिस्सा बी से 8/75 ज्यादा है, अगर बी का 75 है तो ए का 83, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। आपसे बी की इनकम पूछिए, आंसर जो भी आएगा वो 75 का मल्टीपल आएगा, 75, 75 का मतलब 25 और 3 दोनों का मल्टीपल आएगा। आंसर ऐसा होना चाहिए जो 25 से भी कटे 3 से भी कटे, ये दोनों उत्तर तो हो नहीं सकते, बिल्कुल समाप्त। 25 से भी कटे और 3 से भी कटे, ये 25 से तो कट रहा पर 3 से नहीं कट रहा, केवल एक ही ऑप्शन है ऐसा जो 25 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, ऑप्शन नंबर सी ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल भिरंडर एकदम सही है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 55, सीएचएसएल 2018 का सबसे आसान सवाल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, कौन करेगा, बुद्धि लगाइए, बुद्धि इस सवाल को करने के लिए, ठीक है भाई। चलो,
For a number greater than 1, the difference between itself and its reciprocal is 20% of the sum of itself and its reciprocal. By how much percent nearest to an integer is the square of the number less than its cube? सवाल में दे रखा कोई नंबर है मेरे दोस्तों एक से बड़ा, उस नंबर और उसके व्युत्क्रम का जो डिफरेंस है वो उस नंबर और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि वो नंबर है कौन सा, जल्दी से जवाब दीजिए। पंकज 75 का मतलब होता है 25 या 75, ठीक है भाई। जल्दी से जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अच्छा, जवाब देना तो बस की नहीं आप लोगों के, मैं बताता हूं भाई। कोई नंबर, सबसे पहला आप मुझे बताओ रेसिप्रोकल, किसी को पता है रेसिप्रोकल क्या होता है भाई? जैसे कोई नंबर है 7, सपोज 7 का रेसिप्रोकल का मतलब उसका उल्टा कर दो 1/7, ये होता है रेसिप्रोकल। सपोज एग्जाम्पल के लिए कोई फ्रैक्शन है 8/3, इसके रेसिप्रोकल का मतलब है इसका उल्टा कर दीजिए 3/8, ये होता है रेसिप्रोकल। कोई नंबर है एक से बड़ा, भाई मैंने कोई नंबर मान लिया सपोज x नंबर है एक से बड़ा, ऐसा सवाल में बोला गया है, तो उस नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है, तो कोई नंबर है मेरे प्यारे भी x, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/x। इनका जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों, मेंटली आप नहीं सोच सकते, ऐसा नंबर हवा में निकालना पड़ेगा। कोई नंबर x मान लिया, उसका रेसिप्रोकल 1/x, इनका जो डिफरेंस है वो उस नंबर और उसके रेसिप्रोकल यानी कि 1/x के सम यानी कि योग का 20% है, इसका 20% है मेरे प्यारे भाई। x प्लस 1/x का 20% है, 20% यानी कि 1/5। तो क्या आप यहां से x के लिए निकाल लेंगे? अरे निकाल लेंगे। कोई नंबर x और उसके रेसिप्रोकल 1/x का जो डिफरेंस है वो उस नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम का 1/5 यानी कि 20% है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे लिखते जाइए, क्लियर है? तो देखिए ये 5 जो है इस 5 की दर आके गुणा हो जाएगी कैंची की, तो 5x, उधर x रहेगा, तो 5x माइनस x 4x हो जाएगा। बात समझ में आई? इक्वल टू, ध्यान सुनेगा, ये माइनस जब 5 की गुणा होगी माइनस का 5/x, इधर 1/x है, इधर जाके जोड़ेंगे तो 6/x हो जाएगा। बच्चों की तरह नहीं कि मैं एक एक स्टेप लिखता फिरूंगा, तुम्हारी बुद्धि में आए या ना आए, करूंगा शॉर्ट में ही समझना है। खून पी लिया यार तुम लोगों ने। यहां से x² कितना है 6/4, 6/4 का मतलब 3/2, x² 3/2 आया, तो x की वैल्यू आ गई √3/2, x आ गया √3/2, यानी कि जिस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं वो संख्या √3/2 है। विपिन कह रहे हैं सर मोटिवेशन दो। विपिन सांप से कटवा लो बेटा, अजगर के मुंह में चले जाओ। x² बराबर 6/4, 6/4 का मतलब 3/2 होता है, अंडर रूट लेना होगा, x² 3/2 है तो x √3/2 आएगा, कोई जरूरत नहीं है। तो संख्या है ये, सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा है, यहां तक तो हमने संख्या निकाली, by how much percent nearest to an integer is the square of number less than its cube। सवाल में पूछा है कि इस नंबर का स्क्वायर उस नंबर के क्यूब से कितना परसेंट लेस है, यह बताना है आपको कि इस नंबर का स्क्वायर उस नंबर के क्यूब से कितना परसेंट कम है। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको परसेंटेज मोर या लेस बताना हो आप उसका रेशियो ले लिया करो। हाँ, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी सवालों में, वही तो मैं बताऊंगा। पूछा है कि उस नंबर का जो स्क्वायर है उसके क्यूब से कितना परसेंट लेस है, तो रेशियो ले लिया करो। किससे कंपेयर कर रहे हैं? नंबर के क्यूब से, एक्स क्यूब से उस नंबर का स्क्वायर कितना कम है, तो आपने इसका रेशियो ले लिया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अभी x³ रेशियो x² ये निकालना है भाई, x² से x² कट जाएगा, x रेशियो 1 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं।
जबकि x है कितना, √3/2, यानी कि ये कितना आ गया, √3/√2। भाई √3/√2, यही तो आ गया। आप बोलोगे जी सर एक्स का वैल्यू क्या, √3/√2 या फिर √3/√2। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ गई हमको अच्छी तरीके से। अब मेरे प्यारे भाई अल्टीमेटली सवाल में मैंने रेशियो निकाल लिया, आपको परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, मुझे रेशियो निकाले। तो सवाल में पूछा गया कि √3 से √2 कितना परसेंट कम होता है। आंसर लगभग में बताना है, अप्रोक्स में। क्लियर है? बिना रेशियो के ये सवाल आपको बहुत तकलीफ देगा। देखिए √3 जो होता है, √3 की अप्रोक्स वैल्यू 1.732 होती है, 1.732, इसको ध्यान रखिएगा। √2 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो 1.414 होती है, 1.414। √3 की अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है, 1.732। √2 की अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.414। अरे रोहित भाई, जब ये, यार तुम कैसे प्राणी हो तुम, भगवान। एक्स की जब यहां गुणा होगी, x² बराबर है भाई, ये 4 में आ जाएगा, 6/4। इसे 2 से कट रहा है भाई, 6/4 को 3/2 लिखोगे। अब अंडर रूट लोगे तो एक्स का मान √3/2 ही तो आएगा। √3 का अप्रोक्स वैल्यू 1.732 होता है, √2 का अप्रोक्स 1.4। क्योंकि सवाल का ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर दूर है तो आप दबा के अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। भाई √3 कितना है, √3 है अप्रोक्स 1.7, √3 अप्रोक्स 1.7 है, √2 कितना है 1.4, 1.4। तो 1.7 से 1.4 कितना कम है, तो आपका जवाब होगा सर 0.3 कम है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? भाई √3 कितना होता है 1.7, √2 1.4, तो 1.7 से 1.4 कितना कम है, 0.3। परसेंटेज में कितना हुआ, ऑप्शन देखो मेरे दोस्तों, परसेंटेज में कितना हुआ। देखिए अगर बेस हमेशा 100% होता है, अगर 1.7 100% है तो 0.3 कितना परसेंट है ये पूछा गया है। देखिए अंदाजा लगाओ, अगर 1.7 का 10% निकालूंगा तो 0.17 आएगा। 1.7 का 20%, थोड़ा दिमाग में सोचा करो यार, मेंटली क्यों नहीं सोचते। किसी भी संख्या का अगर आप 10% निकालते हो, 10% का मतलब 0.1 से गुणा होगी 0.17। 1.7 का 20% निकालने का मतलब 0.2 से गुणा हो गई 0.34, ये हो गया। 1.7 का 30% निकालने का मतलब 0.3 से, 30% होता है, 0.3 से गुणा कर देना 0.51, ये मतलब हुआ मेरे दोस्तों। 1.7 का अगर 20% निकालते तो 0.34 आता, ये 0.30 है, यानी कि 0.34 से कम है, यानी कि 20% से कम होगा। आंसर 20% से हल्का सा कम होगा। एक ही ऑप्शन है 18, ये सही होगा बी। अमित करे √3/√2 को सर रूट से रूट काट दीजिए, 3/2 आएगा। आंसर 33 सही, 1/3%। बेटा अमित में धन्य हो गया आपके जैसे स्टूडेंट को पाके जो रूट से रूट काट देते हैं। ये पावन धरती, ये जो धरती है मेरे दोस्तों, आपके चरणों को जो है, इस आपके चरण इस धरती पे पड़े, धरती पावन हो गई, पवित्र हो गई, है ना। जंतु जानवर सब लहलहा उठे हैं, मिट्टी में एक अजीब सी जान आ गई है। आप खुद ही बताइए कि ऐसे बच्चे भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जिनको कैंची की गुणा करना नहीं आता। यहां पे जो रेशियो जिन्होंने देखा नहीं, जो अंडररूट से अंडररूट काट देते हैं, जो ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि 1.7 से 1.4 हो गया तो कितने परसेंट कम हो गया। x³ को x/1 कैसे लिख रहे हैं, x² से x² नहीं काट पा रहे। कर सकते हैं अंकित, लेकिन नहीं करना है इसे। देखिए बचपन में जो आप सीखते थे ना कि 1.7 से 1.4 कितना परसेंट कम है, कितना कम है, 0.3।
बटे में 1.7 इंटू 100%, इसको डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त, डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा, 300 को 17 से, 17 एकम 17 कितना बचेगा, 13 जीरो, फिर 17 सत्ते 119, 11 बचेगा, है ना, 17 छिक्का 102, 8 जीरो, 17 पंजी 85। ये ऐसे भाग करने का जमाना चला गया, ऐसे नहीं करना होता है भाई। आज मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न तरीके से ढूंढिए। 1.7 से 1.4 कितना परसेंट कम हुआ, तो आप कहोगे 0.3। ऑप्शन को भी ढंग से देखा करो भाई, ये 0.3 कितना होता है लगभग। अगर बेस हमेशा 100% होता है, अगर 1.7 100% है, तो 1.7 का 20% 0.34 आएगा। ये 0.3 है, 0.34 से कम, यानी कि 20% से कम आना चाहिए हल्का सा, एक ही ऑप्शन होगा 18। संतोष करे सर रेशियो का स्क्वायर कर सकते हैं, वाह बेटे रेशियो का स्क्वायर कर रहे हैं। अभी आपके सामने ऐसे लिख रहा है 4:3, आप इसका स्क्वायर करके क्या ऐसे लिख दोगे 16:9। अरे तुम्हें को शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन रेशियो का ऐसे स्क्वायर क्यूब नहीं करते। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 56। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट समझिएगा। इस्माइल करें प्लीज इग्नोर इट सर, फॉरवर्ड अगले सवाल। इस्माइल इग्नोर करूंगा तो बालक की कह रह जाएंगे। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट कंसेप्ट को ढंग से समझिएगा मेरे दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। दो बंदे हैं ए और बी, दो बंदे ए और बी हैं, ए और बी। मैं आपसे कहता हूं कि ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज्यादा है। ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज्यादा है। हिंदी में बोल रहा हूं मैं मेरे दोस्तों, एकदम शुद्ध देसी भाषा में मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं कि ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है। तो आप मुझे जवाब दीजिए कि बी का इनकम ए से कितने परसेंट कम होगा। ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है, तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम होगी, जवाब दीजिए दोस्त। आप लोग एक दिन में मास्टर बनना चाह रहे हैं कि सब एक दिन में सीख जाएं, ऐसे नहीं होता भाई। एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं है जो इस बैच में पढ़ रहा है, एक का भी, नॉट अ सिंगल वन। बचपन की पढ़ाई बिल्कुल खत्म है आपकी, बचपन का प्यार तो था ही नहीं, कुछ ना मिला ना मिलेगा, पढ़ाई भी नहीं हो पाई। ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है, तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम है। अब क्या खामोखा बात कर दी, ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है, तो बी की इनकम ए से 20% कम हो गई है। अरे तुम्हारी ऐसी सड़ी बुद्धि हो। आप मुझे जवाब दीजिए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। क्या परसेंटेज में लिख लो चाहे फ्रैक्शन में लिख लो, इच्छा आपकी है। आप बोलोगे जी सर, ध्यान से, ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है, क्या मतलब है इस बात का, बी से अगर बी की इनकम 5 रुपए, अगर बी 5 रुपए कमा रहा है मेरे दोस्तों, तो ए जो है 1 रुपया ज्यादा कमा रहा है, यानी कि 6, ए की इनकम 6, तो ए और बी की इनकम का रेशियो आ गया 6:5। परसेंटेज निकालने के लिए बहुत जरूरी होता है बेस, कि आप किसके कंपैरिजन में परसेंटेज निकाल रहे हो, किसको बेस मान के निकाल रहे हो। ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है, इसका मतलब यह हुआ कि मेरे प्यारे बच्चे ए का मान बी से 20% ज्यादा है। अगर बी 5 रुपए कमा रहा है तो ए 6 रुपए कमा रहा है। अब सवाल में जो पूछा गया वो उल्टा है कि बी का मान, बी की इनकम
ए से कितना परसेंट कम है, बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है, बेस क्या हो गया ए, बेस क्या हो गया यहां पर बदल के ए, बी की इनकम ए से, ए कितना है ए 6 से कितना कम है बी की इनकम, एक कम है सर, 1/6 कम है। समझ में? तो बी की इनकम ए से कितना कम है, 1/6 कम है। परसेंटेज में कहूंगा तो 1/6 का मतलब होता है 16.66% कम है। अब बात समझ में आई? कम से कम अब तो कोई डाउट नहीं है आपको, यही बेसिक होता है और इतने में खत्म हो जाता है। अब सवाल कराऊंगा, सवाल में कर ही नहीं पाओगे। ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है तो बी की इनकम ए से 16.66% कम है। ठीक है भाई, ये आपने किया पूरा डिटेल में। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनेगा, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसी चीज को आप शॉर्ट में लिखना सीखोगे मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, सेम यही आंसर लाएंगे। मैंने क्या सवाल पूछा, मैंने सवाल पूछा ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है तो बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है। ए की इनकम कितना ज्यादा है, बी से 20%, 20% ज्यादा का मतलब होता है 1/5 ज्यादा है, 1/5 ज्यादा है। तो बी की इनकम ए से कितना कम होगी। देखिए जो चेंज है मेरे दोस्तों, यहां भी एक का गैप है, यहां भी एक का गैप है, देखो ये एक का ही गैप रहेगा भाई। ए की इनकम बी से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, और बी की इनकम ए से कितना कम है, एक कम है। मेरे प्यारे भाई समझने की, ढंग से समझने की कोशिश करेगा। ए की इनकम बी से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, या फिर मैं ये कहूं बी की इनकम ए से कितना कम है, एक कम है, तो ऊपर का चेंज सेम रहेगा, ऊपर का चेंज सेम रहेगा। नीचे मेरे प्यारे भाई मैंने केवल बेस बदल दिया, ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है तो बी की इनकम ए से कितना कम है, तो बटे में क्या आएगा, बटे में आ जाएगा मेरे दोस्तों 5, 5 में ए ऊपर प्लस 1 है ना, 5 में 1 ऐड कर दीजिए 6, तो डायरेक्ट आप लिख देंगे 1/6, 16 सही 2/3% कम हो जाएगी। क्लियर है? बोलो। ठीक है भाई, एक और सवाल मैं आपके सामने कहता हूं, एक और सवाल मैंने आपके सामने लिखा, राम की इनकम श्याम से, राम की इनकम श्याम से कितना कर लेते हैं मेरे दोस्तों, राम की इनकम श्याम से 37.5% ज्यादा है, 37.5% नहीं, 27.27% ज्यादा है। राम की इनकम श्याम से 27.27% ज्यादा है तो श्याम की इनकम राम से कितने परसेंट कम है, जवाब दीजिए। राम की इनकम श्याम से 27.27% ज्यादा है तो श्याम की इनकम राम से कितने परसेंट कम है। टिपिकल परसेंटेज है, फ्रैक्शन से करेंगे। राम की इनकम श्याम से कितना परसेंट ज्यादा है, 27.27%। 27.27% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा सर 9.09%, 1/11 है, 27.27% हो जाएगा 3/11। आप बोलोगे जी सर राम की इनकम श्याम से 27.27% ज्यादा है, अगर श्याम की इनकम 11 है तो राम की इनकम हो जाएगी 14, ये 14 आ गया, राम और श्याम की इनकम के बीच रेशियो आ गया। सवाल में क्या पूछा है, इसका उल्टा, कि श्याम की इनकम राम से कितने परसेंट कम है, तो श्याम की इनकम राम से कितने परसेंट कम है, राम से, तो बेस है 14, कितना कम है मेरे दोस्तों, आपका जवाब होगा सर 3 कम है, 3/14 कम है। तो 1/14 कितना होता है, अप्रोक्स 7.14%, तो 3/14 कितना आ जाएगा, अप्रोक्स 21.42% कम, इसका आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि आपको इस तरीके से नहीं करना है, डायरेक्ट सोचिएगा। राम की इनकम श्याम से कितना ज्यादा है,
राम की इनकम श्याम से 27.27%, 3/11 ज्यादा है। तो भाई ऊपर नीचे जो होता है वो बेस वैल्यू होती है, ऊपर होता है चेंज। भाई यहां पे चेंज सेम रहेगा, ये +3 का -3 हो जाएगा। अगर एक वैल्यू ज्यादा है तो दूसरी वैल्यू कम होगी उतना ही। बटे में क्या आएगा भाई, ये 11 है, 11 ऊपर +3, 11 +3 14 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों अप्रोक्स 21.42%। ठीक है, आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया? मुझे लगता है कि आपको हमारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। मैं आपके सामने एग्जाम्पल दूंगा, सवाल नंबर 56 जवाब दीजिएगा। अरे अपनी मर्जी से थोड़ा ना कर लोगे जतिन। ए की इनकम बी की इनकम से 24% ज्यादा है, तो बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है? रेशियो से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। है भाई, ए की इनकम बी से कितना परसेंट ज्यादा है? 24%। 24% का देखिए, 4% 1/25, 24% कितना हो जाएगा? 4% का 6 गुना है ना, 6/25। ये हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर अधिक है इसलिए मैं प्लस लगाता हूं। ए की इनकम बी से 6/25 ज्यादा है, तो बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है? जवाब दीजिए, तो कितना कम है बोलो। तो आपका जवाब होगा सर -6। ये अगर ए जो है बी से 6 ज्यादा है तो बी ए से 6 कम होगा। मेरे प्यारे भाई, बेस कितना आ जाएगा? 25, 6 31, 6/31 कम है। ये फ्रैक्शन में आया, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाना होगा। 600/31%। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। बी नहीं, डी आंसर। ये बताइए सवाल नंबर 57। ए का सैलरी बी की सैलरी से 60% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है? सब प्रीवियस पेपर के पूछे हुए सवाल है। दो बंदे हो गए ए और बी। 9.09% संजीव, 1/11, 27.27%, 3/11। ए की सैलरी बी से 60% ज्यादा है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है, 3/5। 20% की 1/5, 60% की 3/5। मतलब अगर ए की सैलरी बी से 3/5 ज्यादा, अगर बी की सैलरी 5 है तो ए की सैलरी 3 ज्यादा है, 8। तो ए और बी की सैलरी का रेशियो आ गया। तो पूछा बी का सैलरी ए से कितना कम है, तो बी की सैलरी ए से कितनी कम है? 3 कम है ओवर 8, 3/8। 1/8 12.5%, 3/8 कितना आ जाएगा? 37.5%। ऑप्शन नंबर बी उत्तर है। समझ में आया? आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइएगा, ए की सैलरी बी की सैलरी से 60% कम है, तो बी की सैलरी ए से कितने परसेंट ज्यादा है? देखिए पहले बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल है ना। ए की सैलरी बी से 60% कम है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 3/5। अरे कम से कम ये तो आपको निकालना आ गया। कुछ भी ना सीखे तो कम से कम ये तो सीखे कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है। ये तो सीख गए हो कि अभी तक इस बात में भी डाउट आ रहा है आपको? ऐसा तो कोई मनुष्य जीवित नहीं है इस बैच में। ए की सैलरी बी से 60% कम है, यानी कि अगर बी की सैलरी 5 है, अगर बी की 5 है तो ए की 3 कम है। दो ये रेशियो आ गया, 2/2/5। पूछा बी की सैलरी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो बी की सैलरी कितना ज्यादा है? ए से 3 ज्यादा है, 3/2। 3/2 ज्यादा है। 1/2 कितना बताया मेरे दोस्तों? 1/2 50%। तो 3/2 3 गुना है, तो 150%। ये आंसर हो जाएगा। अब यार ये सब चीज मैंने आपको करने के लिए मना करा, इतना लिखोगे तो हो गया काम ऐसे आसान सवाल में। ठीक है भाई,
ए की इनकम बी से 60% कम है। कितना कम है? 60%, 3/5। क्लियर है मेरे दोस्तों? 60% कम है, 3/5। तो ऊपर तो पूछा बी की सैलरी ए से कितने परसेंट ज्यादा है। अगर ये 3 कम है तो 3 ज्यादा होगा मेरे दोस्तों, 3 ज्यादा होगा। बेस कितना हो जाएगा? बेस कितना आएगा? तो आपका जवाब होना चाहिए सर 5 में से -3 घटाएंगे तो बेस आ जाएगा 2। डायरेक्ट 3/2, 150% उत्तर है इस सवाल का। आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ये बताइएगा। बोला है ए की इनकम बी से 45% कम है। तो आपसे पूछा ए और बी की कुल इनकम जो है वो ए की इनकम से कितने परसेंट एक्स्ट्रा है। जवाब दीजिए। थोड़ा सा लैंग्वेज को यहां पे ट्विस्ट किया कर। जब भी आपको कोई परेशानी फंसे तो आप रेशियो में कर लिया करो। ए की इनकम बी से 45% कम है। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यह हुआ 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5%, 1/20। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20। ए की इनकम बी से 45% कम है, यानी कि अगर बी की इनकम 20 है तो ए की इनकम 9 कम 11 है। ये रेशियो हो गया। आप बोलोगे जी सर सवाल में जो पूछा है ए और बी की कुल इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट एक्स्ट्रा है। ए और बी की कुल इनकम ए की इनकम से, ए और बी की कुल इनकम जो ये कुल इनकम ए की इनकम से, ए की इनकम बेशक 11, ए की इनकम से ए और बी की कुल इनकम कितना ज्यादा है। तो ए और बी की जो कुल इनकम है वो ए से कितना ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है बी की इनकम के बराबर ज्यादा होगी, यानी कि ऊपर क्या आएगा? 20/11। और ये उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़िए। ए और बी की कुल इनकम, भाई ए और बी की कुल इनकम ए से कितना ज्यादा होगी? बी की इनकम के बराबर। अच्छा कह रहा है सर रेशियो तो अभी पढ़ाया नहीं है। बेटा पढ़ाई तो मैंने गिनती भी नहीं है तुम्हें, पढ़ाई तो मैंने तुम पहाड़ा भी नहीं है ना। पढ़ाई तो मैंने तुम्हें दशमलव भी नहीं है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, रेशियो नहीं पता क्या होता है और नौकरी चाहिए, तो नौकरी की इच्छा त्याग दो। आप हाथ में कटोरा ले लो, ये लो कटोरा, ये लो। ऐसी 20/11 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। 20/11 को आप लिख सकते हो 1 + 9/11। एक का मतलब 100%। 9/11 कितना होता है? 1/11 9.09%। तो 9/11 81.81%। ये आ जाएगा 181.81%। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 60, जवाब दीजिए। हाँ ए और बी की कुल आय 31 होगा नीतीश। तो ए और बी की कुल आय 31, ए की इनकम 11 से कितना ज्यादा हुई? 20 ही तो ज्यादा हुई, वही तो लिखा हमने ऊपर। इफ वाटर पाइप इज कट इंटू 2 पीसेस, एक वाटर पाइप को आपने 2 पीस में काट दिया। द लॉन्गर पीस इज 64% ऑफ द लेंथ ऑफ पाइप। बाई हाउ मच परसेंट इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन दी शॉर्टर पीस? बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, ढंग से समझिएगा। मेरे प्यारे भाई ऐसे समझिए कि एक पानी का पाइप है। ये मेरे दोस्त एक पानी का पाइप, आप इसको ऐसे समझिए। आपने इसको काट के इसके 2 टुकड़े कर दिए। आपने इसको यहां से काट दिया, खचे 2 टुकड़े कर दिए, एक लंबा पीस एक छोटा पीस। जो लंबा पीस है वो पाइप की लंबाई का 64% है। 64% कितना होता है? 4%, 1/25।
4% का 16 गुना है 16/25। तो जो लंबा पीस है वो पाइप की लंबाई का 64% है। मतलब क्या हुआ, पाइप की लंबाई अगर 25 है तो लॉन्गर पीस की जो लेंथ है मेरे दोस्तों, जो लॉन्गर पीस है वो 16 है। अगर पाइप की टोटल लंबाई 25 है तो लॉन्गर पीस की लंबाई 16 है। तो शॉर्टर पीस, छोटे पीस की लंबाई कितनी हो जाएगी, 9। आप बोलोगे जी सर ये रेशियो आ गया। पूछा है कि लॉन्गर पीस शॉर्टर पीस से कितने परसेंट लंबा है। तो आप बताओ शॉर्टर छोटे पीस से लॉन्गर पीस कितना लंबा है। तो आप कहोगे सर 7 लंबा है बटे 9 में, शॉर्टर पीस से 1/9 11.11%। 7/9 आ जाएगा दोस्त 77.77%। अप्रोक्स ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। इसलिए मैं हर परसेंटेज को बोल दे रहा हूं बार बार कि आपको याद होता रहे। 36% बोल रहे हैं कुछ बच्चे, वाह बेटा, कैसे कर ले रहे हैं आप सवाल। सवाल नंबर 61 करिए, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने। 64/36 लिख लो भाई, 4 से काटने पर फिर 16/9 लिखना होगा। कहां गया मेरा वो भारत देश। ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अरे करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा लगे, जो आपको आसान लगता हो, जहां कैलकुलेशन कम हो वैसे कर लीजिए। जरूरी कि जैसे मैंने लिख दिया वही पत्थर की लकीर है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। सागर कह रहे सर आपसे मिलना है, क्यों अपना टेटिया दबवाने को ढूंढ रहे हो। आसान है ना ये वाला भी, इसमें गलती कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चे। कोई डी बता रहा है, कोई बी बता रहा है। कैसे करते हो यार ऐसे आसान सवालों में गलती। ए नंबर इज इंक्रीज बाई X%, एक नंबर को X% बढ़ाया गया। टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर पे वापस जाने के लिए इसको कितना घटाना होगा, परसेंटेज में पूछा है। देखिए मेरे प्यार में, एक नंबर को X% बढ़ाया गया, इस बात का क्या मतलब है। इस बात का मतलब यह कि जैसे आपको कुछ ना दिया हो मेरे प्यारे भाई, जैसे आपने कोई नंबर मान लिया 100, कोई नंबर मान लिया मेरे प्यारे भाई 100, आपने इसको X% बढ़ाया। 100 का X% किसी भी संख्या, अगर आप 100 का X% निकालेंगे तो X ही आ जाएगा। अभी ये 100% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई जैसे मैंने मान लिया कि कोई नंबर 100 है, आपने इसको X% बढ़ाया, 100 का X% X ही होता है, तो आपने इसको X बढ़ाया तो नंबर क्या हो जाएगा, 100 प्लस X हो जाएगा। भाई कोई नंबर 100 था मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे भाई, X% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई X/100, ठीक है ना। आपने X% बढ़ाया, बढ़ाया यानी कि अगर को इनिशियल वैल्यू 100 है तो आपने उसको X बढ़ा दे तो फाइनल कितना होगा, 100 प्लस X। क्लियर है। तो मेरे प्यारे भाई अब नंबर बढ़ के ये हो गया, तो आपसे पूछा कितने परसेंट घटाया जाए वापस उसी नंबर पे जाने के लिए। 100 प्लस एक्स से वापस 100 पे जाना है, तो 100 प्लस एक्स से वापस 100 पे जाना है तो कितना घटाना होगा, एक्स घटाना होगा। क्लियर है। बटे बेस वैल्यू चेंज होगी 100 प्लस एक्स, एक्स बटे 100 प्लस एक्स आपको डिक्रीज करना होगा। ये मेरे दोस्तों मेरे प्यारे भाई ये फ्रैक्शन में आया, फ्रैक्शन में। परसेंटेज में किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते। सिखाया नहीं है, भूल गए क्या। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। तो सवाल का आंसर आया 100x बटे 100 प्लस एक्स परसेंटेज। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर होगा सही। साउंड राहुल एकदम आ रही है, बी है ना कि डी। ऐसी छोटी छोटी गलती क्यों कर रहे हैं।
आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। सवाल आपके सामने है मेरे दोस्तों 62, बहुत ही आसान सवाल है, प्यारा सा क्वेश्चन है, कौन करेगा, बड़ा सिंपल सा जवाब दीजिए। ए और बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड सी इज ए पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए सी इज 3 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भी, जैसे जैसे बोलू वैसे वैसे करते जाइए सवाल में। ए और बी दो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट का मतलब इनकी पोजीशन फिक्स हो गई, इनको हिलाना नहीं है। ए और बी दो पॉइंट है मेरे दोस्तों 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, कितनी दूरी पे, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। सी एक पॉइंट है मेरे दोस्तों इस लाइन ए बी पर, लाइन ए बी पर एक पॉइंट सी है, सच दैट ए सी 3 सेंटीमीटर है। तो सी एक पॉइंट हो गया मेरे दोस्तों इस लाइन पे इस प्रकार से कि ए सी 3 सेंटीमीटर है, तो बीसी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा ऑटोमेटिकली 2 सेंटीमीटर, कि टोटल 5 है। अब क्या हुआ, एसी की लंबाई 6% बढ़ जाती है, तो सीबी की लंबाई कितने परसेंट कम हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा भाई, ए और बी की पोजीशन तो फिक्स है, ए और बी 5 सेंटीमीटर फिक्स है, जाहिर सी बात है आप एसी को बढ़ाओगे तो बीसी कम हो जाएगा, भाई सी पॉइंट को थोड़ा सा इधर खिसकाओगे तो बीसी की लेंथ कम हो जाएगी। अगर आप एसी को 6% बढ़ाते हो तो बीसी कितना परसेंट कम हो जाएगा, भाई जितना एसी बढ़ाओगे बीसी उतना ही तो कम होगा, एसी को आप जितना बढ़ाओगे बीसी उतना ही कम होगा, क्योंकि ए और बी की पोजीशन फिक्स है। अभी आपको परसेंटेज निकालने के लिए बेस वैल्यू चाहिए, आपने एसी की लंबाई 6% बढ़ाई है ना, 3 सेंटीमीटर है एसी की लंबाई, आपने 3 सेंटीमीटर का 6% बढ़ाया। ऐसा नहीं कि आप लिख दो 3 का 6% 0.18, कोई जरूरत नहीं है, 3 का 6% 0.18 होता है, पर लिखने की कोई जरूरत नहीं, जो आपको आंसर परसेंटेज में पूछा है। आपने 3 सेंटीमीटर का 6% बढ़ाया एसी को, तो बीसी उतना ही कम हो जाएगा, बीसी 3 सेंटीमीटर का 6% कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर इतना कम हो जाएगा, जितना एसी बढ़ेगा बीसी उतना कम हो जाएगा। क्लियर है, तो बीसी कितने परसेंट कम हुआ, बेस क्या है, बीसी का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे, बीसी की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई 2/2, यानी कि बीसी कितना हो जाएगा 18/2, 9% कम हो जाएगा। तो आपको थोड़ा अपना सोचने का तरीका इंप्रूव करना है। 9% इसका आंसर है भाई, ये 3 का 6% 0.18 कम बढ़ाया जाएगा तो 0.18 सेंटीमीटर कम हो जाएगा /2, 0.18/2 100 से गुणा करके परसेंटेज लगाओगे आना 9%, तो इतना झंझट पालना क्यों, हम डायरेक्ट करेंगे। वेरी गुड मुकेश, मुकेश का हर आंसर आ रहा है। 57 नंबर सवाल है, दोबारा से सवाल डल गया गलती से, 57, अच्छा 62 हो गया ना, अब तो 63 आएगा। आप मुझे बहुत तकलीफ देते हो यार, बहुत ज्यादा। बताइए अगला सवाल, सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 63, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप समाप्त, नेक्स्ट टाइप देखेंगे जल्दी से। पंकज टोटल 5 है ना, ए बी 5 है, ए सी 3 है, तो बी सी कितना बचा 2। बताइए जल्दी से अगला टाइप। सवाल में दे रखा ए की इनकम बी की तुलना में 25% ज्यादा है और सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के सम से 65% कम है, तो सी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट कम है, ये आपसे पूछा गया, ऑप्शन आपके सामने है। तो यार ये कोई टाइप वाइज चीजें नहीं होती हैं, बहुत ही सरल और बेसिक सा सवाल है भाई, कि ये इससे इतना परसेंट कम है, इसका ज्यादा, ये बताओ ये कितना कम है कितना लेस होगा, तो परसेंटेज की जो बेसिक परिभाषा बताइए ना, कि कोई परसेंटेज कम या ज्यादा करी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, उन्हीं पे बेस्ड सवाल है। सवाल में देखिए 3 बंदे बोले ए बी सी, जैसे आपको पसंद आए वैसे कर लीजिएगा।
100 मान के पसंद आ रहा है 100 मान के कर लीजिए, नहीं पसंद आ रहा है मत करिए। ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है, फ्रैक्शन में बताता हूं, ए की इनकम बी से 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि अगर बी की इनकम 4 है तो ए की इनकम कितनी है 5। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। उसके बाद सी की जो इनकम है वो ए और बी के सम से 65% कम है। सी की जो इनकम है वो ए और बी का सम, ए और बी का सम हो गया 9, 9 से 65% कम है। कितना? 65%। अगर सी की इनकम ए और बी के सम से 65% कम है, 100 हर चीज अपने आप पे 100% होती है, 100% से 65% कम करोगे तो कितनी रह जाएगी? 35%। तो सी की जो इनकम है वो ए और बी के सम का 35% रह जाएगी कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। सवाल में आपसे पूछा है सी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट कम है, ये सी की इनकम और ए की इनकम का रेशियो आ गया। 35% कितना होता है? 5% 1/20, 35% हो जाएगा 7/20। ये आ गया मेरे दोस्तों रेशियो। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भी मैंने आपको रेशियो को सिंप्लीफाई करना बताया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो यहां। भाई ये बटे 1 होता है ना मेरे प्यारे भाई, ये 20 पंजे 100 और 63 एकम 63, ऐसे मेंटली करना है। 100 रेशियो 63, रेशियो को कैसे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। यानी कि ये ए और सी की इनकम का रेशियो आ गया 100 रेशियो 63। मजे की बात है कि 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में होता है। अगर ए की इनकम 100 है तो सी की इनकम 63 है, तो सी की इनकम ए से कितना कम है? 37 कम है, परसेंटेज में भी 37% आ जाएगा। ये इसका उत्तर है डी। इससे आसान सवाल नहीं बन सकता था, परसेंटेज की परिभाषा पे है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 64, जवाब दीजिएगा। ए बी और सी तीन पॉजिटिव नंबर इस प्रकार हैं कि ए बी का 70% है, बी सी का 40% है, तीनों का सम 36 है। तो आपसे पूछा है बी और सी का, बी और सी के सम का 15% आपसे पूछा है, करिए। ए बी और सी तीन बंदे हैं, तीन पॉजिटिव नंबर इस प्रकार हैं कि ए बी का 70% है, बी सी का, तो एक चेन बननी है ए बी बी सी। आसान है, ए बी का 70% है, बी सी का, तो देखिए सी से बी जाइए, बी से ए जाइए, आसानी रहेगी। अगर सी 100 है भाई, तो बी सी का 40% है, बी हो जाएगा 40, और ए बी का 70% है, तो बी का 40 का 70% हो जाएगा 28 से रेशियो आ गया। हालांकि रेशियो 4 से सिंप्लीफाई भी हो रहा है, आप कर सकते हैं सिंप्लीफाई। भाई तीनों का सम 36 है, तो 4 से सिंप्लीफाई हो रहा, कर लो, कोई बुराई नहीं है ना। 7 बार चला जाएगा, ये 20 बार, ये 25 बार। तीनों का सम 36 है, तो 7 और 20 27 प्लस 25 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? कुछ जबड़ कर दी क्या मैंने? 45 7 52 हो जाएगा ना। बी और सी के सम का 336 है, सॉरी ये 336 है मेरे प्यारे भाई, ये रुपया नहीं है, हिंदी में थोड़ा गलत टाइप हुआ है, 336 है दोस्त। तभी तो कहूं कट कैसे नहीं रहा। 5 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। 7/10/25 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब सही है, 20 नहीं 10 होगा। तीनों का सम 336 बोला है, तीनों का सम 336, तीनों का सम कितना बन रहा है? 25 7 32 और 10 42, तीनों का सम बन रहा है 42। सवाल में 42 की वैल्यू 336 दी है, तो आप बताइए कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर 8 गुना। आपसे पूछा है बी और सी के सम का, बी और सी के योगफल का 15%, बी और सी के योगफल का। ऐसा नहीं कि आप बी का मान निकालो, सी का मान निकालो, फिर उनको जोड़ो, फिर 15% निकालो, इतना समय नहीं है किसी के पास। बी और सी का सम कितना बनना है? बी और सी का सम बनना है 35, बी और सी का सम बनना है 35। 35 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 8 है, तो ये 35 गुणा 8 हो गया, ये बी और सी का सम आया।
इसका 15% निकालना है। 15% कितना होता है? 5% 1/20, 15% आ जाएगा इसका 3/20। आप बोलोगे जी सर। 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, यानी कि 42 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। लिसन, पेपर में इतना करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये सवाल आपके सामने परीक्षा में आता है तो दीज आर नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। सवाल में आपसे क्या पूछा है? सवाल में आपसे बी और सी का सम पूछा है, बी और सी के सम का 15%। केवल इसी पे फोकस, जो चीज पूछी जाए केवल उस पर नजर रखा करो, बाकी को बाहर में जान दो। बी सी का 40% है, क्या मतलब है? बी सी का 40% है, मतलब 40% का फ्रैक्शन लो 2/5। बी और सी का रेशो ये बनेगा, तो बी और सी का जो भी सम आएगा उस 7 का मल्टीपल आएगा। 7 का मल्टीपल इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट 1 ए, ये सही है। मुझे लगता है ये बात समझ में आई है आपको, अच्छे से मैंने आपको समझाया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 65 की तरफ, ये बताइएगा। इफ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर by 7 by 12 instead of 11 by 16, then find the percentage error in the calculation। सवाल में दे रखा है, एक स्टूडेंट ने किसी संख्या को 11/16 की बजाय 7/12 से गुणा कर दी, तो आप बताए उसके आंसर कैलकुलेशन में कितनी परसेंटेज एरर आई। भाई, एक स्टूडेंट को बुलाया मैंने, आजा भाई इधर, खाली बैठा रहता दिन भर, काम कर दे। एक नंबर है, इसको 11/16 से गुणा करनी है, पर आप हो बिल्कुल चटक एकदम, 11/16 की बजाय गलती से आपने उसको 7/12 से गुणा कर दी। तो 11/16 से आपको गुणा करनी थी और आपने गलती से 7/12 से गुणा कर दी, तो उत्तर भी चेंज हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि आंसर में कितने परसेंटेज की एरर आएगी, ये पूछा है, जवाब दो। तो भाई ऐसा तो नहीं कि हम नंबर को एक्स मानेंगे 100 मानेंगे, नंबर तो चाहिए ही चाहिए, किससे गुणा कर रहे हो। तो मैंने आपको पहले ही चीख चीख के बताया, चीख चीख के बताया, मैं पागल हो गया चीख चीख के, कि जब भी फ्रैक्शन बहुत टिपिकल हो, आसान करनी हो कैलकुलेशन, तो फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर होते, जो हर होते हैं 16 और 12, उनका एलसीएम मान लिया करो, कैलकुलेशन आसान होगी। 16 और 12 दोनों से कटने वाली संख्या मान लीजिए, इजी रहेगा। 16 और 12 का एलसीएम 48, 48। मैंने संख्या को, मेरे दोस्तों, किसी संख्या जिसके बारे में बात कर रहा है, मैंने इसको 48 मान लिया कि माना संख्या 48 है। 16 और 12 दोनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 48। तो क्या करना था स्टूडेंट को? 11/16 से गुणा करनी थी। 48 की गुणा करेंगे 11/16 में, तो 16 तिया 48, 11 तिया 33 आ जाएगा। तो सही आंसर आना चाहिए था 33, पर कितना आ गया? 48 का 7/12 करेंगे तो 12 चौक 48, 4 सत्ते 28, गलती से वो ले आया 28, तो 33 की बजाय वो 28 आ गया उसका आंसर। तो कितनी एरर आई है? तो आपका जवाब होगा सर 5 की एरर आई है। 5 की कमी कर दी उसने 33 पर, 5/33। क्लियर है ना मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिए भाई। 1/33 कितना होगा? अप्रोक्स 3%। भाई 1/33 का मतलब परसेंटेज में 100/33%। 100 को 33 से भाग करेंगे, 33 तिया 99 चला जाएगा। 1/33 अप्रोक्स 3%, तो 5/33 अप्रोक्स 15% से हल्का सा बड़ा होगा। 15% से हल्का सा बड़ा, यानी कि एक ही ऑप्शन है बी। ऐसे 1/33 कितना होगा? अप्रोक्स 3%, 3.03% अप्रोक्स। तो 5/33 5 गुना 15.15%। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मुझे लगता है कि बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से समझ में आई। आगे चलें मेरे दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ कर लेंगे मेरे प्यारे भाई। अब भगवान के लिए कुछ तो करिए, कुछ तो बोलिए।
चलो मेरे दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट कंसेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। हम इस पे फिर बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल के अकॉर्डिंग, मेरे दो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, अगर दो संख्याएं मेरे प्यार भाई ए और बी हैं, आपके पास दो संख्याएं ए और बी हैं इस प्रकार से कि उनका प्रोडक्ट आपको कांस्टेंट यानी कि फिक्स रखना है। कांस्टेंट का मतलब है निश्चित, फिक्स। बोल दिया तो बोल दिया, यही है, बदलना नहीं है। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि उनका प्रोडक्ट फिक्स है मेरे प्यारे भाई। इफ टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट, कि उनका प्रोडक्ट फिक्स है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है, जाहिर सी बात, आपको दो नंबर हैं, इनकी गुणा फिक्स रखनी है, तो जाहिर सी बात है अगर आप एक नंबर को बढ़ाओगे तो दूसरा नंबर घटाना होगा, और एक नंबर घटाओगे तो दूसरा नंबर बढ़ाना होगा। तभी तो प्रोडक्ट फिक्स आएगा मेरे प्यारे भाई, तभी तो प्रोडक्ट फिक्स आएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने एक नंबर मान लिया मेरे प्यारे भाई 15, और एक मान लिया मेरे दोस्तों मैंने 8। तो 15 8 120, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 120 है। तो आपको प्रोडक्ट 120 ही रखना है फिक्स, प्रोडक्ट नहीं बदलना है, प्रोडक्ट नहीं बदलना है, 120 ही रखना है। अब आपके मन में क्या आया कि आपने एक संख्या को घटा दिया, 15 से घटा के आपने इसको 10 कर दिया। तो आप बताओ मेरे भाई दूसरी संख्या को क्या करना होगा? आपने एक संख्या घटा दी, 15 से घटा के 10 कर दी, तो दूसरी संख्या बढ़ानी पड़ेगी ना, 15 करनी, 10 गुणा 12 करनी होगी मेरे प्यारे में, 10 गुणा 12 120। तो एक संख्या घटाओगे तो दूसरी संख्या बढ़ाओगे, एक बढ़ाओगे तो दूसरी घटाओगे। क्लियर है? यानी कि ए और बी एक दूसरे के मेरे प्यारे भाई क्या होती हैं, अगर दो संख्या का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो ए और बी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ क्रमानुपाती। विथ क्रमानुपाती का मतलब होता है किसी का जो है इफेक्ट दूसरे के उल्टे रेशियो में आ रहा है। मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे कहूं कि मेरा स्वास्थ्य मेरी इनकम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा स्वास्थ्य बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मेरा एटीट्यूड भी बढ़े, जो है वो, जैसे जैसे मेरी इनकम, क्या कहूं दूसरा एग्जांपल, जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे सर के बाल घटेंगे, इनकम बढ़ेगी सर के बाल घटेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो आपको फर्क समझ में आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो चीजें कब होती हैं कि एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक घटे तो दूसरा भी घटे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, उल्टा रेशियो होता है। बात समझ में आई? अरे भैया किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? यस और नो करके बताइए। यानी कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, विथ क्रमानुपाती होंगे, विथ क्रमानुपाती। इसका मतलब एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी प्यारे भाई, एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी संख्या को उसके रिवर्स रेशियो में चेंज करना होगा। एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी को उसके रिवर्स रेशियो में चेंज करना होगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? जस्ट अभी एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिखाया, ढंग से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। सपोज दो नंबर है मेरे प्यारे भाई, ए की वैल्यू 60 है अभी, और ये मेरे दोस्तों कितना है? ये है 25। तो मेरे प्यारे भाई इनकी प्रोडक्ट करने पर कितना आ रहा है? 1500। मेरे भाई मैंने दो नंबर ले लिए ए और बी, ध्यान सुनेगा, ए और बी। ए 60 है, बी 25 से, गुणा करने पर आ रहा 1500। मेरे मन में आया कि मैं ए का जो मान है मेरे दोस्तों, ए की जो वैल्यू है वो मैंने क्या कर दी, ए की वैल्यू को मैंने 50 कर दिया, ए को 50। प्रोडक्ट मुझे अभी भी 1500 ही रखना है, प्रोडक्ट मुझे कांस्टेंट रखना है, ध्यान सुनेगा, प्रोडक्ट मुझे कांस्टेंट रखना है ध्यान से मेरे प्यारे भाई। तो ए जिस रेशियो में चेंज हो रहा है
बी उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। ध्यान से सुनेगा, मैंने ए का मान क्या किया भाई, ए का मान पहले 60 था, मैंने 60 से घटा के ए को 50 कर दिया, यानी कि मैंने ए को किस अनुपात में चेंज करा, 6:5 के रेशियो में चेंज करा। पहले 6 थी और अब 5 होगी बी की वैल्यू रेशियो में। प्रोडक्ट मुझे 1500 ही रखना है मेरे दोस्तों, मैंने ए को 50 कर दिया तो बी कितना हो जाएगा 30, 50 गुणा 30 1500। तो मेरे प्यारे भाई बी का मान कितना था मेरे बच्चों, पहले 25, अब बी का मान कितना हो गया मेरे दोस्तों, 30 हो गया। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आई है मेरे दोस्तों। तो रिवर्स रेशियो आया कि नहीं, देखिए मेरे दोस्तों, इसको 5 से काटेंगे, 5 पच्चे 25, 5 30, 5:6, 5:6 मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या? यानी कि ए जिस रेशियो में चेंज हुआ है 6:5, दूसरी संख्या उसके रिवर्स उल्टे रेशियो में बदलेगी। क्लियर? अब तो किसी को कोई डाउट नहीं। यानी कि अगर दो संख्याओं का बच्चों प्रोडक्ट कांस्टेंट है, प्रोडक्ट फिक्स है, तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी, जिस रेशियो में बदलेगी, दूसरी उसकी उल्टी रेशियो में बदलेगी, क्योंकि दोनों संख्याएं ए और बी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एक का जो रेशियो होगा दूसरे का रेशियो उसका उल्टा होना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट बराबर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब तो इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं। इस कंसेप्ट का हम बहुत जगह प्रयोग करेंगे, बहुत जगह। सबसे ज्यादा इसका यूज होता है एक्सपेंडिचर प्राइस कंजम्पशन पे। ठीक है ना भाई? मेरे प्यारे भाई मैं आपके सामने लिखता हूं, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। कोई भी ऐसा सवाल किसी भी चैप्टर का हो मेरे दोस्तों, जहां दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, वहां यह रूल लगेगा ही लगेगा। हिंदी में खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। खर्चा आप जानते ही हो, हर आदमी जानता, कुछ जानता है या ना जानता हो, खर्चा जरूर जानता है। प्राइस मतलब कीमत, उपभोग का मतलब जो आप सुविधा उठा रहे हो, जितना आप खनन कर रहे हो, जितना आप खा रहे हो। अभी क्लियर है? ध्यान से सुनेगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। ठीक, हिंदी में भी लिख दिया मैंने, चिंता ना करिए। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, आपको सारे वर्ड्स हिंदी में भी पता होने चाहिए, इंग्लिश में। अब मैं सबसे बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल लूंगा, पेट्रोल वाला। कुछ भी लिख लीजिए भाई। सपोज आप, पेट्रोल का प्राइस है 90 रुपए पर लीटर। पेट्रोल का जो प्राइस है मेरे दोस्तों, वो कितना है, 90 रुपए पर लीटर। 90 रुपए पर लीटर का पेट्रोल है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया प्राइस है पेट्रोल का, 90 रुपए पर लीटर। और मेरे दोस्तों आप एक महीने में मेरे दोस्तों 40 लीटर पेट्रोल खर्च कर रहे हैं एक महीने में। तो आप बताओ एक महीने का खर्चा कितना हो रहा है आपका? पेट्रोल का प्राइस 90 रुपए पर लीटर है, और आप एक महीने में 40 लीटर खर्चा कर रहे हैं, 40 लीटर पेट्रोल कंज्यूम कर रहे हैं। तो कितना खर्चा हो रहा है? 1 लीटर पेट्रोल 90 रुपए का, आपने 40 लीटर भरवाया अपनी साइकिल में, मोटरसाइकिल में, तो 3600 रुपए का खर्चा होगा आपका महीने का। कितना खर्चा हो रहा है मेरे दोस्तों? 3600 रुपए का। मुझे लगता है मेरे प्यारे भाई आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप बोलोगे नहीं सर ये बिल्कुल देसी चीज है, हम इसको अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं। अब हुआ क्या मेरे दोस्तों? हुआ ये मेरे प्यारे भाई कि जैसे ही मोदी जी की सरकार बनी मेरे दोस्तों, यशस्वी सरकार बनी, वैसे ही, एक सेकंड,
ठीक है भाई। अब जैसे पेट्रोल की कीमत मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, पेट्रोल की कीमत जो है अब 90 रुपए पर लीटर से बढ़ के मेरे दोस्तों भारी मात्रा में उछाला है पेट्रोल की कीमतों में। कितनी कर दे बातें पेट्रोल की कीमत बढ़ा के, पेट्रोल की कीमत 66 बढ़ गई। पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई मेरे दोस्तों? 66 सही 2/3% बढ़ गई अचानक से। क्लियर? प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन होता है। 90 रुपए पर लीटर का पेट्रोल है, 40 लीटर पेट्रोल आप भरवाते हो, 3600 रुपए खर्चा है। अचानक से पेट्रोल की कीमत 66 सही 2/3% बढ़ जाती है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, तो आपके दिल में लगेगा धक्का। बताओ पेट्रोल की कीमत अब कितनी हो जाएगी? 66 सही 2/3% का मतलब होता है दोस्तों 2/3। पेट्रोल की कीमत 2/3 गुना बढ़ गई मेरे दोस्तों, तो 90 रुपए का कितनी गुना हो गई? अब 90 का 5/3 गुना होगी, 150 रुपए पर लीटर। तो अब पेट्रोल है 150 रुपए पर लीटर का मेरे दोस्तों। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। 150 रुपीज पर लीटर का पेट्रोल है। ठीक, आप बोलोगे जी सर बहुत सही, ये आपने अच्छा किया भाई। 90 का 2/3 60 रुपए होता है, तो 150 रुपए पर लीटर। चिंता ना करो, इस साल के एंड तक पहुंच जाएगी 150 रुपए कीमत। जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है तो केवल पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ता, जितनी भी चीजें दुनिया में है ना, हर चीज का दाम बढ़ता है। हमारे देश में पेट्रोल की कीमत हर हर दिन 80 पैसे 1 रुपए बढ़ जाती है। आप जैसे लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई बोलता नहीं कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। तुमको ये पता नहीं कि पेट्रोल की कीमत 80 पैसे बढ़ी है। आप मार्केट में देखेंगे तो उसी दिन आप चेक करोगे कि टमाटर जो कल 35 का था, वो टमाटर भी आज 45 का हो गया, टमाटर भी 35 से 40 का हो गया। केवल पेट्रोल कीमत नहीं बढ़ती, पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो जो किसान जनरेटर से अपना कुआं चला के भरता है, जो हम पानी निकालते, जो व्हीकल है, जो सामान महाराष्ट्र से जो आलू आ रहा है वो यहां से यहां तक आएगा, ट्रक का खर्चा बढ़ गया, सब्जी महंगी हो गई। ये फोन दुबई से आएगा, वो जो है हवाई जहाज में ये फोन आएगा, तो ये फोन पे एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुआ इसको लाने में यहां से आता, और कीमत बढ़ गई इसकी। हमारी ये जो है ना, जो हमने मुंह पे जो है ये जो ताला लगा रखा है कुछ ना बोलने का ना, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है रोज आए दिन और हम कुछ नहीं बोलते। ये दिन देखा आज श्रीलंका की हालत क्या है? श्रीलंका में 1200 रुपए का 1 लीटर दूध मिल रहा है, 500 रुपए किलो चावल मिल रहा है। वहां के बोर्ड का पेपर कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने, वो कि उनके पास पेपर छापने का पैसा नहीं था। अलग बात है चाइना ने भिखारी बनाया, उन्होंने भी ऐसे ही कहा जैसे हमारी नीति है ना। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ये बताइए, तो पेट्रोल की कीमत 90 है, महंगाई को थोड़ा सा कम करना चाहिए, बस महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, बाकी सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो 90 को 66 सही 2/3% बढ़ाया, तो 150 रुपए पर लीटर हो गया पेट्रोल। लेकिन आपका बजट नहीं है, पेट्रोल की कीमत ही तो बढ़ रही है, इनकम थोड़ी ना बढ़ रही है आदमी की। आदमी की इनकम थोड़ी ना बढ़ रही है। इनकम 3600, खर्चा वो 3600 ही कर सकता है मेरे दोस्तों। खर्चा नहीं बदल सकता आदमी, कम चलेगा, पैदल चलेगा धूप में, लेकिन पहले 3600 का बजट फिक्स था, आज भी 3600 का ही बजट है, पेट्रोल पे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, और आदमी को मोटरसाइकिल कम चलानी पड़ेगी, उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो अब कितना कंजम्पशन होगा मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर जी 3600 को 150 से डिवाइड करेंगे, अब कितना पेट्रोल खर्च होगा? 3600/150, ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 24 लीटर, 24 लीटर का अब आप पेट्रोल खर्च करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ है। प्राइस पेट्रोल का 90 से प्राइस पेट्रोल का 150 हो गया, 150। क्लियर है? यानी कि किस रेशियो में चेंज हुआ? तो आपका जवाब होगा सर 3:5। यानी कि पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ा?
2/3 बढ़ गया मेरे प्यारे भाई, 66 सही 2/3% पेट्रोल का प्राइस बढ़ा। तो कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ है मेरे प्यारे भाई। पहले 40 लीटर पेट्रोल भरवाते थे, ध्यान से देख रहे, अब केवल 24 लीटर ही भरवा रहे हो। तो कंजम्पशन किस रेशियो में चेंज हुआ? 8 से जाएगा, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 5:3 के रेशियो में। कंजम्पशन कितना कम हुआ? 5 से 3 पे आ गए, 2 कम हो गया जी, 2/5। कंजम्पशन कम हो गया 2/5, या फिर मेरे दोस्तों परसेंटेज में कहेंगे 40% कंजम्पशन कम हो गया। तो पेट्रोल की कीमत 66 सही 2/3% बढ़ गई, लेकिन आपका खर्चा जो कंजम्पशन है, जो उपभोग, वो 40% कम हो गया। 5 से 3 होगी ना वैल्यू, तो कितनी कम होगी? 2/5, 40%। क्लियर है? ये मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो जिस रेशियो में देखिए प्राइस चेंज हुआ है, कंजम्पशन उसके रिवर्स रेशियो में। आप डायरेक्ट इस चीज को कर सकते थे। सवाल ये आएगा कि किसी कारणवश पेट्रोल की कीमत 66 सही 2/3% बढ़ गई। पेट्रोल की कीमत 66 सही 2/3% बढ़ गई। आदमी को अपना कंजम्पशन कितने परसेंट कम करना चाहिए कि मेरे दोस्तों, कितने परसेंट कंजम्पशन कम करना चाहिए कि खर्चा, एक्सपेंडिचर सेम रहे? तो पेट्रोल की कीमत 66 सही 2/3% बढ़ी है, 2/3। पेट्रोल की कीमत 2/3 बढ़ी है, कंजम्पशन कितना परसेंट कम करें कि खर्चा सेम रहे? तो मेरे दोस्तों ये 2 बढ़ी है, तो कंजम्पशन भी 2 ही कम करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे जी सर बेस कितना आएगा? ऊपर की चेंज वैल्यू सेम होती है, बेस कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? तो बेस आ जाएगा यहां पे 3 से 2 बढ़ाए ना मेरे दोस्तों, 5/5, 2/5 यानी कि 40% डायरेक्ट निकाल लिया जी आपने। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, आज इतना ही छोड़ेंगे,